जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं कि राजनीति विज्ञान बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए यूनिट 22 आपको क्लास नहीं मिल रही थी, तो आपकी परेशानी इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। इस क्लास में हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को इतने महत्वपूर्ण तरीके से लिया है कि भाई एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपके एग्जाम में। और आज की इस क्लास में तो हम यूनिट 5 का गर्दा एकदम उड़ा देंगे, एक भी चीज़ नहीं बचेगी। मैं बात कर रहा हूँ बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान की, जो भाई मैं अभी तक 4 यूनिट आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। 10-10, 15-15 मिनट की सिंपल सी मेरी क्लासेस रहती हैं, चुपचाप से जाकर के देख लो, बाद में मत कहना कि मुझे पढ़ाया नहीं गया। चलेंगे सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है कि भाई बता दो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है क्या। देखेंगे भाई, संविधान वह मूलभूत लिखित अथवा अलिखित, ध्यान रखना दोनों ही चीजें हैं इसमें, लिखित अथवा अलिखित, जिसमें राज्य की संरचना, शासन प्रणाली और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तथा सरकार के कार्य करने की प्रक्रिया का वर्णन होता है, उसको हम कहते हैं सर संविधान। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके माइंड में फिट हो गई होगी। अच्छा, एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि बताओ संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो आप कहेंगे सर जुलाई, है ना। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आप कहेंगे सर 9 दिसंबर, है ना। 9 दिसंबर 1946 को ही। देखिएगा, 1946 में ही गठन हुआ और 1946 में ही प्रथम बैठक हो गई। फर्स्ट बैठक की मैं बात कर रहा हूँ, और जो गठन हुआ वो जुलाई में होता है और बाकी ये प्रथम बैठक जो है वो दिसंबर में होती है। अच्छा, आपसे पूछ ले कि अंतिम बैठक और बता दो, तो आप कहना सर 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक संविधान सभा की होती है। उम्मीद करता हूं कितनी बातें आपके माइंड में फिट हो गई होंगी। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। सिंपल सी बात एक और समझते चलो कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष है ना, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष तो आप कहेंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हो जाएंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई प्रस्तावना जो है वो क्या बताती है। देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं। सार्वभौम का अर्थ यह है कि सबके लिए, यूनिवर्सल जो चीजें हैं वो सबके लिए है। समाजवाद, है ना, और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है बताओ जल्दी से कमेंट में, अगर किसी को पता हो पंथ निरपेक्ष का अर्थ तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता का आश्वासन देती है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके माइंड में फिट हो गई होंगी। अच्छा, एक सिंपल सी बात और बताओ, जब प्रस्तावना की बात यहाँ पे आई है, आप ये बताइए कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो किनके प्रस्ताव पर जो है वो संविधान में जोड़ी गई, तो भाई हम आपको बताएं प्रस्तावना के जो जनक है या फिर वास्तुकार हैं वो हमारे नेहरू साहब कहे जाते हैं। कौन है? नेहरू साहब जो हैं वो जनक या वास्तुकार कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 की वो तिथि थी जब संविधान सभा में जो है वो लेखा प्रस्ताव इनने पेश किया था, और बाकी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार भी किया गया था, तो बाद में फिर ये जोड़ा गया है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और किसी को अगर प्रस्तावना याद हो, है ना, जितनी भी हम भारत के लोग है ना करके जो प्रस्तावना है जितनी भी याद हो आप कमेंट में लिख दो यार एक बार। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। देखिएगा, फंडामेंटल राइट की अगर हम बात कर ले तो भाई भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, है ना। कितने थे? तो आप कहेंगे सर 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन के बाद 6 मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, अगर बात यहाँ पे आई है मौलिक अधिकार की तो किसी क्वेश्चन का गर्दा उड़ाए बिना तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, समझेंगे एक बार। देखिएगा, मौलिक अधिकार जो पहले थे कितने, तो आप कहेंगे सर 7 थे। अभी कितने हैं, तो आप कहना सर 6 हैं अभी, है ना। कहाँ हैं, तो आप कहना सर भाग 3 की बात होती है। कहाँ है? भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप कहेंगे सर 12 से लेके 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जो है आपको मिल जाएंगे। कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट हो गई होगी। बहुत बढ़िया, अगर मौलिक कर्तव्य आएगा तो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, चलेंगे, लिखते जरूर चलना, नहीं तो भूल जाओगे फिर सब चीजें। देखिएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं संविधान में ये कब जोड़े गए, तो भाई 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अनुच्छेद 51A भी कहते हैं और कोई 51 भी कहता है, तो परेशान एकदम मत हो जाना। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे। अच्छा, सिंपल सी बात एक और समझ लो, मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे, तो आपने कहा सर 10 थे।
है ना, 10 थे, अभी कितने हैं, तो आपने कहा सर 11 हैं, तो ये कौन सा ऐड हो गया, है ना, +1 और कौन सा एक ऐड हो गया, तो एक हुआ है वो संपत्ति का अधिकार ऐड हुआ है, ठीक है। वहां से जो घट के आया ना कि जो 7 मौलिक अधिकार थे अब 6 बचे, है ना, तो ये यहाँ से जो माइनस हुआ है वही जो है वो पहले 10 थे मौलिक कर्तव्य और अब 11 हो गया, तो इसमें जो है वो एक +1 हो गया, इसमें एक ऐड हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। अच्छा, मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है ना, मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है, और मौलिक कर्तव्य किस में है, तो आपने कहा मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का में है, या फिर इसको भाग 4A भी कहते हैं, कई लोग इसे 4A भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना। अनुच्छेद तो पता चले गया है, 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में या 51 का द्वारा काम में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें समझते हुए चल रहे होंगे। भाई साहब, जब बात आती है ना पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, तो भाई क्वालिटी पे हम कतई समझौता नहीं करते हैं, है ना, पूरी जान लगाते हैं आपको चीज़ें बताने में, एक्सप्लेन करने में, साथ ही जो कंटेंट लाता हूँ पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार भी लाता हूँ साहब। भाई लाइक जरूर कर दो यार क्लास को, फिर ये बेईमानी होगी अगर आप लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइक, है ना, किसी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, और आपकी जो अटेंडेंस है, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी अटेंडेंस आपके एक लाइक से लग जाती है ना। ईमानदारी से पढ़ो यार, गुरु दक्षिणा पहले टाइम पे चलती थी, आज के टाइम पे यही गुरु दक्षिणा है ना। पेड कोर्सेज तो मैं बेचता नहीं हूँ, फ्री में आपको पढ़ाता हूँ, और जब से मैंने चैनल बनाया था हमेशा से मैंने कहा है कि ना ही कोई ऐप मैंने लॉन्च अभी तक किया है, ना ही कभी करूँगा। भाई बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और बात करेंगे अगर भाई कहाँ से लिए गए हैं, अच्छा एक बार कमेंट में आप हमें बताएंगे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, कुछ बात आप भी बताओ, बाकी आगे वाली वीडियो में हम भी डिस्कस कर देंगे आपसे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए हैं, जरा सा हम सोच रहे हैं कि एक रिवीजन और आपका करा दें। देखिएगा, जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 का में है, किस में है, 51 का में है, और यहाँ से बचा क्या, 36 से जो 51 है इनके बीच में क्या है, तो आप कहेंगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो यही है, 36 से 51 का के बीच। उम्मीद करता हूँ कि आप समझते हुए चल रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा साहब। चलेंगे, अच्छा भाई बताओ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं, और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो प्रथम बैठक में चुने जाने वाले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन से हैं अस्थायी अध्यक्ष, कौन, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अच्छा, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, पता है किसी को, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो दिल्ली में हुई थी, कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। अच्छा, कौन सी रियासत के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, ये बात कमेंट में बताओ हमें जल्दी से, है ना, बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन सी रियासत के सदस्य जो है वो शामिल नहीं हुए थे, तब देखें आपकी तैयारी कैसी चलती है ना, कंपटीशन भी पढ़ते हो ना सब। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया और कब लागू किया गया, ये बात हमें आपको बतानी है। तो भाई देखेंगे, पहले मैं बता चुका हूँ 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, है ना। अच्छा, ये नहीं बताया था, ये बताया था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, है ना। तो गठन हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई थी, है ना। और 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान आपका लागू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में। अब डिस्कस करेंगे लॉन्ग प्रश्न को, दीर्घ उत्तरी वाले जितने भी प्रश्न हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका जो विश्वास है ना हम पर, है ना, जिस विश्वास से आप मेरी क्लास देखते हैं, भाई हम खरे उतरते हैं आपके विश्वास पे, और हमेशा से उतरते हुए आए हैं। आप अपने किसी भी बड़े भाई बहन से पूछ लेना, वो बताएगा कि सर की वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, सीधा छपा हुआ मिलेगा पेपर में अपने यहाँ से क्वेश्चन। देखेंगे, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको हमें लिखना है, समझेंगे एक बार, क्वेश्चन बड़ा है, धैर्य के साथ समझना। देखिएगा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, समझेंगे बात। भारतीय संविधान क्या है भाई, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें क्या है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, और माफ करना है नहीं, पहले थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां जो है मूल रूप से थीं, जो आज संशोधन के बाद और भी बढ़ चुकी हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है मैं आपके लिए बताता हूं। देखेंगे,
देखिएगा, लिखित एवं विस्तृत संविधान जो है अपने प्यारे भारत का है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान इतना विस्तृत है कि इसमें शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका की शक्तियां आदि पहलू शामिल है इसमें, है ना। उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। चलेंगे भाई, देखेंगे संघात्मक ढांचा। दूसरी विशेषता अगर समझे संविधान की तो भाई संघात्मक ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम के साथ एकात्मक झुकाव, है ना। संविधान भारत को एक संघ कहता है। क्या कहता है भाई? एक संघ कहता है, परंतु केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपातकाल में लगभग एकात्मक राज्य जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात बताओ, अनुच्छेद 1 जो है ना, अनुच्छेद अपने संविधान में एक है, पहला अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि संविधान भारत को एक संघ कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहता है, एक संघ कहता है ना। यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ यही होता है कि भाई जो राज्य हैं उनका क्या है, उनके साथ यूनियन। ठीक है, बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो है भाई संसदीय शासन प्रणाली, है ना। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है भारत में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री इसके वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। चलेंगे चौथे की बात करेंगे, चौथे नंबर पॉइंट की। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता भी रहेगा, है ना। नोट्स जरूर बनाते चलना, बाद में हमसे मत कहना कि सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। भाई दूंगा नोट्स, लेकिन अभी नहीं दूंगा। अभी आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि हमेशा से मैं कहता हूं आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो बॉर्नवीटा का काम करते हैं आपके एग्जाम में। देखेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति जैसे अधिकार देता है। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, पहले भी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूं कि मौलिक अधिकार क्या है, किस भाग में है, क्या है, सब बता चुका हूं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा नागरिकों पर कर्तव्यों को भी लागू किया गया है, तो ये चीज़ें भी हैं। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो 36 से 51 तक हैं। देखिएगा, वो 12 से 35 तक हैं। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये 51 आ में है या 51 का में है। ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है। चलेंगे बात करेंगे छठवें पॉइंट की, जो धर्मनिरपेक्षता दिखाता है। अच्छा, सेक्युलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत में राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है ना। ऐसा नहीं कि भाई प्रॉपर आपको एक धर्म मानने के लिए विवश किया गया हो, कभी नहीं किया गया है। हमारा प्यारा भारत सबसे महान था और है और हमेशा रहेगा। एक बार सभी लोग कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से, है ना, 100 काम छोड़ के एक बार जय हिंद वंदे मातरम लिख दो, है ना, जल्दी से लिख दो भाई। चलेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार है। तो भाई क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक भी है और व्याख्याकार भी है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, अगर किसी को वीडियो फास्ट लग रही हो ना तो रोक रोक करके लिख लेना चीज़ों को, लेकिन रामबाण है। इससे पहले की क्लासेस में हम आपको 4 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। ये आज ये 5वीं यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, आराम से देख लो। 3 यूनिट और बचती हैं, 3 यूनिट के बाद पूरा सिलेबस खत्म हो गया और इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ाया नहीं गया, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ मर जाना पसंद है मुझे, लेकिन नाकामयाबी पसंद नहीं है। आपके लिए मेहनत से पढ़ाते हैं और हम आपसे बेहतरीन रिजल्ट की अपेक्षा भी करते हैं। उम्मीद करेंगे भाई कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम भी आप रोशन करेंगे कहीं ना कहीं। बात करेंगे 8वें पॉइंट, लचीलापन और कठोरता की, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी की बात करें। संविधान में संशोधन आसान भी है और कठिन भी है। सामान्य कानून साधारण बहुमत से बदल जाते हैं, परंतु संघीय विषयों में विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति जो है वो आवश्यक होती है। तो ये क्या दिखाता है? लचीलापन भी दिखाता है संविधान का, कठोरता भी दिखाता है। ये बात मैंने यूनिट 4 में आपके लिए डिस्कस की थी, है ना। यूनिट 4 की वीडियो अगर नहीं देखी है तो फिर गलत बात है। और ज़्यादा लंबी लंबी मेरी क्लासेस वैसे भी नहीं होती यार, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास होती है। बढ़िया 20 मिनट की क्लास हो जाएगी और आप अगर सारी क्लास देखने को बैठ जाएंगे 1-1.5 घंटा में पूरा आपका कवर हो जाएगा, है ना। आप लोग कहते हैं मैराथन मैराथन, समझ लो यही मैराथन है। अब अच्छे से पढ़ लो, हो गया काम आपका। चलेंगे भाई, बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें। देखिएगा, अंततः हम कंक्लूजन पे, माफ करना, हम पहुंचते हैं। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिका संघीय प्रणाली, सोवियत संघ का समाजवादी विचार और फ्रांस की समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की अवधारणा को मिलाकर एक अनूठा संविधान जो है वो तैयार किया है। आपसे स्टार्टिंग में पूछा था हमने कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो भाई साहब आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। किसी ने अगर कमेंट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भाई सुन लो, क्या कर सकते हैं। आप लोग तो कमेंट करने वाले नहीं हो।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व स्पष्ट करना है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का क्या महत्व है, समझते हैं एक बार। देखिएगा, भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। बहुत बढ़िया। 6 मौलिक अधिकार में ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, है ना, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मौलिक अधिकार के जो महत्व हैं वो क्या क्या महत्व हैं उनको जरा हम एक बार समझते हैं। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी, ऐसा ही लिखना है एग्जाम में, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी। इन अधिकारों के कारण कोई भी सरकार या व्यक्ति नागरिक की स्वतंत्रता छीन नहीं सकता है। यानी कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं फंडामेंटल, उनको कोई छीन नहीं सकता है। लोकतंत्र की नींव की अगर बात करें तो लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संगठन बनाने, शिक्षा और समान अवसर पाने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। ये लोकतंत्र की नींव होती है साहब, है ना। किसी भी लोकतंत्र की क्या है, नींव होती है। भाई, मनमानी शासन से सुरक्षा, ये संविधान हमें इस चीज का भी अधिकार दिलाता है कि सरकार यदि तानाशाही करना चाहे तो नगर पालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करके नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कहां से मिलता है हमें, संविधान से मिलता है साहब, है ना। देखेंगे, संविधान की जो समानता की स्थापना है ना, संविधान में समानता की स्थापना है, वो जाति, धर्म, भाषा या लिंग आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये बात एकदम पक्की है और ये हमारे संविधान में हमें दी जाती है। अच्छा, 5वें पॉइंट की बात करेंगे, सर्वांगीण विकास। शिक्षा, संस्कृति, स्वतंत्रता, विचार और जीवन की सुरक्षा नागरिकों को मानव के स्तर पर विकसित होते हैं। तो ये सर्वांगीण विकास की तरफ जो है हमारा संविधान हमें लेकर के जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है लास्ट में कि भाई मौलिक अधिकार लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है साहब, है ना। लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। इनके बिना भारतीय लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाएगा। और भाई एक और बात बताएं, प्रस्तावना को जो वो भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, किसी भार्गव ने कहा है, मुझे याद प्रॉपर नहीं आ रहा है। कमेंट में बताओ अगर किसी को याद हो तो, है ना। जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तीसरे प्रश्न की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व आपको समझाना है। देखिएगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं और यह सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत गाइडलाइंस हैं। ठीक है, अच्छा चलेंगे भाई, महत्व क्या क्या है इनका, इनको जरा एक बार हम समझते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है, इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। और बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये तत्व सरकार को निर्देश देते हैं कि वह गरीबी हटाए, शिक्षा दे, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे, असमानता को दूर करे। तो ये जो है वो महत्व के रूप में यहाँ पे देखे जाते हैं। लोकतंत्र का स्थायित्व की यहाँ पे बात नीति निर्देशक तत्वों में होती है साहब। लोकतंत्र को स्थायित्व की बात करें, यह केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी गारंटी देता है। चौथा पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांतों का आधार। तो भाई सरकार की नीतियां जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, ग्रामीण विकास, शिक्षा का अधिकार आदि इन सभी तत्वों पर जो है वो आधारित है। तो भाई ये क्या है, ये जो महत्व है वो हमारे किसके हैं, तो आप कहेंगे सर नीति निर्देशक तत्वों के हो जाते हैं सर। शिक्षा का अधिकार आदि इन्हीं तत्वों पर आधारित है। संविधान की आत्मा, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि राजनीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो भारत एक वास्तविक लोकतंत्र गणराज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। चलेंगे भाई, इसलिए ये तत्व न्यायालय से लागू ना होने पर भी भारत के लिए राह दिखाने वाले दीपक हैं, है ना। क्या है भाई, राह दिखाने वाले दीपक हैं। बात करेंगे चौथे पॉइंट की, भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व आपको यहाँ पे लिखना है। प्रस्तावना से रिलेटेड मैं आपको एक बात पहले बता चुका हूं कि प्रस्तावना के जो जनक हैं या वास्तुकार हैं वो हमारे कौन है, नेहरू साहब हैं। कौन है भाई, नेहरू साहब हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, है ना। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में इनने एक लेखा प्रेस किया था जिसमें कहा था कि भाई भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो है वो ऐड किया जाए। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा ये बात स्वीकार की गई और ऐड भी किया गया। अच्छा, अब समझेंगे इस बात को। देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना संविधान का आदर्श और दर्शन है। इसे संविधान का परिचय या आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। भाई प्रस्तावना के जो प्रमुख बिंदु हैं जरा उन पर हम एक नजर डालते हैं। देखिएगा, भारत को सार्वभौम, है ना, भारत को सार्वभौम यानी कि बाहरी शक्ति से स्वतंत्र कहा जाता है। समाजवादी का अर्थ होता है गरीबी और असमानता खत्म करके समाज में न्याय की व्यवस्था हो, है ना, न्याय की स्थापना हो।
चलेंगे भाई, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर की अगर बात करें तो सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी को बाध्य नहीं करना है कि भाई आप प्रॉपर ये धर्म माने, किसी को बाध्य नहीं करेंगे भाई, सब स्वतंत्र है अपना धर्म मानने के लिए। तो ये जो है वो पंथ निरपेक्षता हमें ये क्या देती है भाई, ये हमें राइट देती है। लोकतांत्रिक की बात करें तो जनता के द्वारा जनता के लिए जो सरकार है वो लोकतंत्र है। अच्छा, किसी ने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता से ही चुना जाता है। तो ये जो कथन है वो किनका है, जल्दी से एक बार कमेंट में हमें बताओ, है ना। क्या अब्राहम लिंकन साहब का है जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे? जल्दी से बताओ। गणराज्य रिपब्लिक की अगर बात करें तो सर्वोच्च पद पर जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। तो गणराज्य का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च पद पर जनता का प्रतिनिधि। जनता का प्रतिनिधि का अर्थ होता है जनता से ही उठ करके आता है, ऐसा नहीं कि कहीं और से ला करके रख दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। और भाई एक बात हमारी सिंपल सी सुन लो, है ना, क्लास को शेयर जरूर किया करो, नहीं तो बंद हो जाएगी भाई क्लास। जब आप लोग शेयर नहीं करते हैं, चीज़ों को करते नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि भाई चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को या तो फिर पसंद नहीं आ रही, तो फिर ये अंदर से यार एक मतलब ऐसी फील आता है अंदर से। भाई लाइक जरूर कर दिया करो यार क्लास को, ठीक है भाई, लाइक जरूर कर दो। और बताओ क्लास लग कैसे रही, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा एकदम, है ना, बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। गणराज्य की अगर बात करें तो सर्वोच्च पद पर जनता का प्रतिनिधि मैं आपको बता चुका हूं। महत्व अगर हम यहाँ से समझेंगे तो यह नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गारंटी जो है वो देता है। स्वतंत्रता, फ्रीडम, आश्वासन देती है। समानता की बात करें तो ये गारंटी देती है। इक्वलिटी की यहाँ पे बात होती है, समानता की, है ना, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई नहीं है ना, सब इक्वल है। बंधुता की बात करें तो ये बंधुता स्थापित करती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रस्तावना केवल संविधान का प्रस्तावना पत्र नहीं है, बल्कि इसको जीवित दर्शन और आत्मा भी कहते हैं, है ना। चलेंगे, बहुत बढ़िया। बात करेंगे 5वें प्रश्न की, शायद अंतिम प्रश्न रहेगा ये वीडियो का। और आपने अगर यहाँ तक क्लास देख ली है तो मुझे लगता है आप बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं और समझते हुए चीज़ों को चल रहे हैं, है ना। और आपने पढ़ाई के प्रति सजग भी है, जिम्मेदार भी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लास स्टार्ट तो करते हैं, मैं कहता हूँ भाई कोई भी तैयारी करो, आप स्टार्ट कर देते हो, लेकिन उसको एंड करना बहुत जरूरी है। लोग स्टार्ट करेंगे एंड नहीं करेंगे तो फिर ये गलत बात है, फिर वही चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की संरचना एवं कार्य का वर्णन आपको करना है। तो भाई भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा क्या है 1946 के अनुसार हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, संरचना हम जरा समझते हैं कि जब ये इसका गठन हुआ तो क्या हुआ, कुल सदस्य इसमें 389 थे, परंतु विभाजन के बाद संख्या 299 रह गई। विभिन्न प्रांतों व रियासतों से प्रतिनिधि चुने गए, ठीक है। अच्छा, विभिन्न प्रांतों रियासतों से चुने गए, लेकिन एक बात मैंने आपसे पूछी थी कि कौन सी रियासत के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, तो मैं आपको बताऊं हैदराबाद, है ना, हैदराबाद रियासत के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं हुए थे। चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अच्छा, जब यहाँ पे बात आई है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, तो बहुत सारी जो समितियाँ थी उस समय, तो मैं आपको अगर बताऊँ, पहले एक बात और सुन लो। जो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, क्या हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं वो संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, तो भाई साहब पश्चिम बंगाल से आए थे। कहाँ से आए थे? पश्चिम बंगाल से आए थे। अच्छा, एक और सिंपल सी बात है कि झंडा समिति, है ना, चलो हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं, झंडा समिति की बात यहाँ पे अगर होती है कि भाई बताओ भारतीय संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे सर जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी साहब जो है संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, संविधान सभा की संचालन समिति, तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं। पश्चिम बंगाल में क्या होती है भाई? दुर्गा पूजा होती है, आप सबको पता होगा, नहीं पता है बताओ। अच्छा, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस चली थी? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह देना सर 114 दिनों तक। कितने दिनों तक? 114 दिनों तक बहस चली थी। कार्य को अगर हम जरा एक बार समझें, देखेंगे संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 मई 18 दिन में जो है संविधान तैयार किया, है ना। बहस की मैं बात कर रहा था अभी। संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए थे, और संविधान के प्रारूप पर बहस तो मैंने आपको बताया 114 दिन तक चली थी, ठीक है। अच्छा, समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 मई 18 दिन लगा था। इसने 11 प्रमुख समितियों का गठन किया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या है स्वीकार किया था, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है। सब बता चुका हूं। पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आपने कहा सर दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा ने भारत को लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बनाने की दिशा जो है वो तय की। इस सभा ने
संविधान निर्माण के दौरान बहस, चर्चा और विचार विमर्श से लोकतंत्र की नींव जो है वो मजबूत की, है ना। निष्कर्ष क्या निकलता है, बस निष्कर्ष समझते हैं और ये वीडियो अंत हो गई। और इससे जो है यूनिट 5 का गर्दा एकदम उड़ गया है, कोई भी चीज़ बचेगी नहीं फिर, है ना। कोई भी चीज़ कहीं से नहीं बचेगी, चाहे लॉन्ग पूछो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछो, अपनी वीडियो से ही आएगा अगर यूनिट 5 से आएगा, और किसी से भी आएगा, क्योंकि चूंकि हम सब यूनिट अपन कवर करते हुए चल रहे हैं, तो कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा अपनी क्लास से ही, है ना। जो अपनी 8 क्लास होंगी ना उसी से आएगा, परेशान नहीं होना बस। भाई निष्कर्ष निकलता है इससे कि संविधान सभा ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी विश्व का सबसे लंबा, विस्तृत और शक्तिशाली लोकतांत्रिक दस्तावेज है। उम्मीद करता हूं कि भाई सब पूरी बात आपके माइंड में फिट हुई होगी, बहुत अच्छे से बेहतरीन उम्दा तरीके से आपने क्लास को एंजॉय किया होगा साहब। हिंदी साहित्य की भी क्लास आपके लिए हम उपलब्ध कराते हैं भाई। 2 क्लासेस हम आपके लिए उपलब्ध करा चुके हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य जो प्रथम सेमेस्टर में है, बीए प्रथम सेमेस्टर में, वो कंप्लीट हो चुका है। राजनीति विज्ञान की अगर बात करें तो इसकी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। ये 3 यूनिट तक का मैंने यहाँ पे लिया है, बाकी 4 जो यूनिट हैं पूरी कंप्लीट पहले हो चुकी थी राजनीति विज्ञान की। आज की ये क्लास जो मैंने दी है तो 5 यूनिट अभी पूरी कंप्लीट हो गई राजनीति विज्ञान की, बाकी 3 यूनिट केवल बची हैं, तो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हिंदी के साथ 2 यूनिट कंप्लीट हुई हैं, लेकिन बहुत आने वाले टाइम में सारे यूनिट कंप्लीट कर देंगे। लंबी क्लास वैसे नहीं होती है, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हम शेयर कर देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना अति आवश्यक है, अति आवश्यक नहीं मैं कहूँगा परम आवश्यक है, जुड़ जाओ, ताकि कोई भी अपडेट देनी रहती है, कोई भी बात बतानी रहती है तो टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। और एक और बात, जिनका फिलॉसफी अगर विषय है तो उन पर भी मैंने 2-3 क्लास डाली हैं, 2 यूनिट या 3 यूनिट कंप्लीट हुई हैं। आने वाले टाइम में बहुत जल्द सारे यूनिट कंप्लीट करेंगे, मेजर हो या माइनर हो, सबकी क्लास अपने परिवार एमएस पर उपलब्ध है। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सारे विषयों की क्लास आ जाए और सब यूनिट कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पर ये मत कहना कोई कि मुझे पढ़ाया नहीं गया, मुझे टाइम नहीं मिला। 1-1.5 घंटा आप अपने बिजी लाइफ में से निकाल सकते हैं मुझे लगता है, और 1-1.5 घंटा मतलब खत्म, है ना। ग्रेजुएशन का अर्थ सीधा ये होता है कि अपना एमएस स्टडी प्लेटफॉर्म पर जाओ, प्लेलिस्ट विजिट करो और आराम से अपने 1-1.5 घंटे में खत्म कर दो, गर्दा उड़ा दो सारी यूनिट का और बढ़िया से पेपर देने चले जाओ, बस खत्म है ना। किसी भी दोस्त को अपने सबको बता देना कि ना बीए बीएससी के लिए परेशान मत हो ना, है ना। सालों साल पढ़ने की कोई इतनी ज्यादा आवश्यक नहीं है, आप आराम से जाओ, 1-1.5 घंटे पढ़ो और सीधा काम खत्म करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। एक बार कमेंट में लिख जरूर दो वंदे मातरम, बताओ क्लास लगी कैसी है, शेयर जरूर कर देना क्लास को। पहली बार विजिट किए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव।